गति की समीकरणों की व्युत्पत्ति की तीनों विधियां अपन ने समझ ली थी। गणितीय विधि जान ली थी, ग्राफी विधि जान ली थी और कलन विधि जान ली थी। कलन विधि जो कि क्वेश्चन के रूप में थी। अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन के रूप में अपने इसी चैप्टर के अंदर 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि अपने आप में एक टॉपिक है। 4 जो एग्जाम्पल है वो अपने आप में टॉपिक है। अपन उसे क्वेश्चन के रूप में भी पढ़ सकते हैं, टॉपिक के रूप में भी पढ़ सकते हैं। जनरली इनको क्वेश्चन समझते हुए कहीं अक्सर इनको पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि कंपटीशन एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम है मेडिकल इंजीनियरिंग के, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आए हुए हैं। यानी ये अपने आप में टॉपिक है जो कि अपनी एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए, यानी कि क्वेश्चन के रूप में दे रखे हैं। जैसे मुक्त पतन क्या है, अवरोधन दूरी क्या है, nवें सेकंड की दूरी क्या है, इस तरह से अपन को ये दिए हुए हैं। तो ये जो इस तरह से दिए हुए हैं, इनको अपन क्वेश्चन के रूप में, थ्योरी के रूप में कैसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक अपने इसमें दे रखा है गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। अब इसको क्वेश्चन के रूप में दे रखा है कि गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम ये है, सिद्ध कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन के रूप में दे दिया, अपन उसे थ्योरी के रूप में भी पढ़ सकते हैं कि गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम क्या है, ऐसे भी अपन जान सकते हैं। तो अपन चाहे तो क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं और चाहे तो उसे अपन टॉपिक के रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके अपने पास हैं। तो देखिए अपन उसको करें, चलो क्वेश्चन के रूप में लिख लें। यह है अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3.7। एग्जाम्पल नंबर है 3.7 जो कि एक टॉपिक के रूप में है। जो कि क्या है, एक टॉपिक के रूप में है। इसे मैं क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकता हूं और मैं इसे टॉपिक के रूप में भी लिख सकता हूं। कैसे भी अपन लिख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल नंबर डाल दिया है इसीलिए कि भाई ये अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर इतना है। मैं इसे टॉपिक के रूप में इसे करा देता हूं। देखिए टॉपिक के रूप में अपन इसे पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.7 है अपनी एनसीईआरटी जो बुक है उसका। तो देखो भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि वो क्वेश्चन के रूप में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि क्वेश्चन की फिर भाषा लिखेंगे लंबा हो जाएगा लिखने में, लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी लिखने की। इससे अच्छा है कि अपन टॉपिक हेड डाल के उसे अपन क्लियर कर लें ताकि अपना समय भी बचेगा उसका। तो देखिए टॉपिक के रूप में अपन जान लेते हैं गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम, जो कि अपनी बुक में टॉपिक के रूप में ना होकर के क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3.7 है। भाई ये ध्यान रखना, बुक में एग्जाम्पल नंबर क्या है, 3.7। गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम क्या है, पहले अपन इसे जाने। देखो ये क्या कहता है, विराम अवस्था में गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा। चलो पहले अपन नियम लिख ले फिर एक्सप्लेन करेंगे। विराम अवस्था में गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा, विराम अवस्था में गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, विराम अवस्था में गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में चली गई दूरियां, समय अंतराल में चली गई दूरियां, विराम अवस्था में गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती हैं। चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में, विराम अवस्था में गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में
जिस अनुपात में भाई देखो चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, जिस अनुपात में एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, अर्थात इसे आप यूं कह सकते हो। अब एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंक क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 विषम अंक, अर्थात 1:3:5:7 रेशो डैश 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 ये है। अब इसको कह रखा है इस कथन को सिद्ध कीजिए, यो कह रहे हैं। तो देखो अपन ने इसको एग्जाम्पल नंबर 37 कैसे जान रहे हैं? गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम लिख लिया। विराम अवस्था में गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, अर्थात 1:3:5:7 यही हुआ अपने पास। अब देखिएगा, अब इसे अपन सिद्ध करते हैं, यानी कि उत्पत्ति इसकी, या कह दीजिए आप इसे प्रूफ, यानी कि इस नियम को अपन अब सिद्ध कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि नियम यह है, सिद्ध कीजिए। अपन ने उसका हेडिंग डाल दी कि गैलीलियो का विषम अंक का नियम यह है, फिर अपन उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन की भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। देखिए इसके लिए कैसे करेंगे अपन, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का व्यंजक ज्ञात करेंगे। nवां सेकंड का मतलब है n और n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। n और n-1 सेकंड में जो तय की गई दूरी होती है उसे कहते हैं अपन nवां सेकंड। क्या कहा मैंने? n और n-1 सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है उसे कहते हैं nवां सेकंड या nवें सेकंड में। तो देखो गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण अपने पास क्या है? वो होती है s = u + ½ at²। तो यहां मैं क्या करूंगा, t की जो वैल्यू है एक बार तो n ले लूंगा और एक बार मैं n-1 ले लूंगा। n और n-1 का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, nवें सेकंड में तय की गई दूरी आएगी। तो देखो t = n पर मैंने मान लिया ये Sn है, तो ये हो जाएगा u + ½ an²। इक्वेशन नंबर 1। t = n-1 पर पूरा फॉर्मूला ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा Sn-1 = u + ½ an-1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ t का स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखो इसलिए nवें, ध्यान रखना मैं विशेष जोर दे रहा हूँ, इसलिए nवें सेकंड में तय की गई दूरी, इसलिए nवें सेकंड में तय की गई दूरी मैंने मान ली वो दूरी क्या है, d है। तो d = Sn-Sn-1 होगी, क्योंकि n सेकेंड और n-1 सेकेंड में तय की गई दूरी का जो डिफरेंस है वही होती है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। अब देखिएगा इसके आगे के हिस्से को भी मैं इस साइड में यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ इनकी आप वैल्यूज पुट कीजिए। तो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी अगर मैं d को ले रहा हूँ तो देखो Sn = ये तो है मेरे पास u + ½ an²। फिर आ जाओ इधर Sn-1, इसकी वैल्यू है u + ½ n-1 का होल स्क्वायर लीजिए। अब इसे अपन इसकी केवल मैथमेटिक्स को अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए u + ½ an², यहाँ इसे लिख दीजिए आप u + ½ n-1 का स्क्वायर का मतलब n² 2n + 1। भाई a - b के होल स्क्वायर से खोल लो, इसके अंदर a का मतलब n हो गया और b का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो n² - 2n
+1। अब देखिएगा, यानी कि d इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, बाहर प्लस का साइन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वही रह जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हाफ ए टू एन, फिर आ जाएगा प्लस हाफ ए, ये लीजिए। अब देखिएगा, अब आप इस ब्रैकेट को खोलिएगा तो u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, बाहर इसमें माइनस का साइन बैठा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, पलट जाएंगे। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा माइनस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा हाफ ए टू एन, और ये माइनस हो जाएगा हाफ ए। अब सबसे पहले अपना काम है जो राशियाँ कैंसिल हो रही हो एक दूसरे से, पहले उनको ढूंढो आप। तो देखो माइनस यू से प्लस यू, ये कैंसिल हो रहा है, हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का है, ये लो, ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया भाई, तो मेरे पास ये रह गया है u, मेरे पास इक्वेशन आ गई है यहाँ तक कि u प्लस हाफ ए एन माइनस स्क्वायर, यहाँ पर ये u मेरे पास था, ये s इज इक्वल टू यू टी है। वही देखो इक्वेशन, गति की द्वितीय समीकरण क्या है, s इज इक्वल टू यू टी, बिल्कुल, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, यहाँ अपन ने टी नहीं लगाया है इस इक्वेशन में, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी n सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यू एन, और t की जगह हाफ ए एन का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल, t इज इक्वल टू एन माइनस वन पर, यहाँ पर भी यू टी है तो यू एन माइनस वन हो जाएगा ये, यहाँ ये जो स्टेप बन जाएगा n माइनस वन, और ये है भैया आपके पास प्लस, ये लीजिए। इतना सा करेक्शन अपन को करना पड़ेगा कि यहाँ क्योंकि यू टी था, अपन ने t का वैल्यू लिया ही नहीं, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन गई है यू एन, क्योंकि अपन ने इसमें से इसको घटाया ना समीकरण एक में समीकरण दो को, तो देखो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ ये बन जाएगा u, और t की जगह हो जाएगा n माइनस वन, ये लो n माइनस वन लिखा के आ जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर ये फिर से u, और यहाँ आ जाएगा n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर ये वाली स्टेप चेंज हो जाएगी। चलो इसको वापस से लिख देंगे, यहाँ की स्टेप को, ये इस स्टेप को वापस, क्योंकि अपने पास इसके अंदर क्या हो गया था, t मिस हो गया था, जिसको कि अपन ने इक्वेशन में नहीं लिखा था, लेकिन अब अपन ने उसको शामिल कर दिया है। अब देखिए वापस से पूरी इक्वेशन को आप देख सकते हैं, गति की द्वितीय समीकरण ये है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू एन पर, t की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं n, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन होगी। फिर t इज इक्वल टू एन माइनस वन पर, तो एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू, टी की जगह एन माइनस वन आ गया, प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू आ गई। फिर मैंने आगे क्या कहा है, इसलिए nवें सेकंड में तय की गई दूरी d इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो देखो एस एन की वैल्यू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन की वैल्यू यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए, फिर t की जगह n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसे अपन सोल्व कर लेते हैं, ये लीजिए। देखो स्टेप्स फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपसे अगर कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं किसी पॉइंट को आपको लिखने में मिस हो रहा है, तो उसको हल करते करते आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें क्या हो गया है, मिस हो गया है। जैसा कि तुरंत पता चल गया कि यहाँ टी को लिखना भूल गए थे अपन, तो तुरंत ही अपन ने उसको कैच कर लिया और यहाँ अपन ने उसको ऐड करते हुए तुरंत हल कर लिया। देख लो, तो d इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब देखो भाई, अब पहले भीतर की कहानी को पूरा कर लें, तो यू एन माइनस यू हो जाएगा ये, तो प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो इसे आप लिख दीजिए एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ये लो, यह मैंने इस स्टेप को लिख दिया है। अब आगे फिर देखिएगा,
un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ तक की स्टेप मेरे पास है, चलो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए आप, un माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर माइनस हाफ ए 2n प्लस हाफ ए, ये लीजिए। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर ऋणात्मक चिन्ह है, नेगेटिव का साइन है, अगर ये नेगेटिव का साइन है तो अपन जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे अंदर के चिन्ह क्या होंगे, पलट जाएंगे और इक्वेशन फिर यूँ लिखा कर जाएगी, d इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस है बाहर, तो देखो ये माइनस के होते ही ये क्या हो गया यू एन और ये हो गया है प्लस का u माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए 2n माइनस हाफ ए। अब सबसे पहले ये देखें जो आपस में कैंसिल हो रहे हो उन्हें कैंसिल करें। देखो भाई un एक तो प्लस का ये रहा और एक ये माइनस का रहा, फिर हाफ ए एन स्क्वायर ये माइनस का रहा और ये क्या रहा प्लस का रहा। अब मेरे पास क्या बच गया, एक तो u बच गया, अगर मेरे पास u है तो d इज इक्वल टू मैंने u लिख दिया है, प्लस साथ में मैं क्या देख रहा हूँ हाफ ए 2n माइनस हाफ ए। अब यहाँ इस स्टेप के अंदर देखो भाई d इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए को मैंने कॉमन ले लिया है तो ये हो गया है 2n माइनस 1। ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला आ गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। मैंने ये डेरिवेशन कर दी है इस पूरे फॉर्मूले की, अच्छे से निकाल दिया है, जो कि अपना एग्जाम्पल नंबर 3.7 था बुक का एनसीईआरटी का। अब देखिएगा इन्होंने सवाल में क्या कहा है, विराम अवस्था में, और भाई जब अगर विराम अवस्था की बात हो रही है और वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो विराम अवस्था में होने पर प्रारंभिक वेग जो है वो शून्य लिया जाता है, यानी u का मान क्या होगा 0 होगा। तो देखो यहां मैं कह सकता हूं विराम अवस्था में, देखो विराम अवस्था में u इज इक्वल टू क्या होगा 0 एवं फिर क्या कह रहे हैं, विराम अवस्था में गिरती हुई वस्तु एवं गिरती हुई वस्तु के लिए अगर कोई वस्तु, देखो फॉर्मूला तो ये आ चुका है आपके पास, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो ध्यान रहे विराम अवस्था से गिरने पर प्रारंभिक वेग तो क्या है उसका 0 है, लेकिन त्वरण का जो कार्य होगा वो त्वरण की जगह इसमें भूमिका हो जाएगी गुरुत्वीय त्वरण की, यानी कि इस स्थिति के अंदर वहां त्वरण कैसा होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। गिरती हुई वस्तु के लिए a इज इक्वल टू क्या होगा g होगा। तो देखिए इसलिए d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, हाफ g 2n माइनस 1। इससे आप क्या देखेंगे, हाफ और g तो कांस्टेंट है, यानी कि d इज प्रोपोर्शनल क्या बन गया है 2n माइनस 1। ये अगर निर्भरता आ गई है तो अब आप n की वैल्यू पुट कीजिए, n इजिकल टू 1 रखें, n इजिकल टू 2 रखें और n इजिकल टू 3 रखें। देखो वही रेशियो आता है या नहीं आता है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया। अब अपन वो सिद्ध करेंगे जो ये कह रहे थे कि 1:3:5:7 होता है, वो अपन अब प्रूफ करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। अब मैं उसको यहाँ इधर सोल्व करता हूँ। देखो देखिएगा, इसलिए D1:D2:D3 इजिकल टू, अगर मैं देखूं तो देखो n इजिकल टू 1 रख रहा हूं तो 1 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया। और अगर मैं n इजिकल टू 2 रखता हूं तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 आ गया है 3। और अगर मैं n इजिकल टू यहाँ क्या रखता हूँ 3 तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए तो कितने 5। ये लो, इति सिद्धम, हैंस प्रूव।
यहाँ लो, ये अपना एक क्वेश्चन भी हो गया और क्वेश्चन के साथ साथ अपने पास यहाँ जो चीज़ क्लियर हुई है वो हुई है टॉपिक, यानी अपना एक टॉपिक और क्लियर हो गया है। अब देखो एक नेक्स्ट जो अपने एग्जाम्पल दे रखा है वो एग्जाम्पल है 3.5, शायद अपन को इससे पहले कर लेना चाहिए था। वो ये दे रहे हैं कि अगर कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो उसकी गति का वर्णन कीजिए, यानी कि उस स्थिति में गति की समीकरण क्या बनेगी। अपन उसी टॉपिक के अंदर उसी को एक चीज और नोट लगा के लिख लेंगे, अगर वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया तो क्या समीकरण बन जाएंगी, देखिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर हो जाए। ये जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस चैप्टर में अपनी एनसीईआरटी की जो बुक के अंदर, वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के रूप में दिए हुए हैं, यानी अपने आप में टॉपिक है। इन्होंने इसको टॉपिक में ना देकर के इसको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दे दिया है। अब देखिएगा, अब मैं इसमें ले रहा हूं अपनी ही बुक का एग्जाम्पल नंबर 3.5। एग्जाम्पल नंबर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसे टॉपिक के रूप में लिख रहा हूं। चलो इसको तो मैं क्वेश्चन के रूप में भी कर सकता हूं। बुक का जो अपना एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुक्त पतन अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए, जबकि वायुजनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। ये लो भाई, इसे क्वेश्चन के रूप में लिख दूं क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा ही लिखा आ रहा है। अगर बड़ी लैंग्वेज में लिखा आ रहा होता तो फिर अपन इसे टॉपिक के रूप में ही लिख देते हैं ताकि समय बचता। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मुक्त पतन यानी फ्री फॉल, मुक्त पतन अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु। मुक्त पतन अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। गिरती हुई वस्तु, नीचे गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। और साथ में क्या कह रहे हैं, वायुजनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है, जबकि वायुजनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। ये अपने पास क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। देखिए अब इसे अपन सोल्व करते हैं। अब कुछ बातें तो मैं इसमें लिखने के बजाय वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर अपन वस्तु को कुछ ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो ध्यान रहे हाइट ज़्यादा नहीं है, और हाइट जब ज़्यादा नहीं होती गुरुत्वाकर्षण के मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होने पर ही गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो इस स्थिति के अंदर गुरुत्वाकर्षण जो है उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड लिया जा सकता है, जिसे अपन लगभग कैलकुलेशन में ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, उसे क्या लिख देंगे, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपन उसे लिख देंगे। कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उस स्थिति में त्वरण को अपन ये ले लेंगे। और अगर मुक्त रूप से गिराई गई है स्वतंत्रता पूर्वक, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य आ जाता है। प्रारंभिक वेग क्या लिया जाएगा, शून्य। तो देखो इन पॉइंट को अपन लिख देते हैं। जब वस्तु विराम अवस्था से, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराई जाती है,
नीचे गिराई जाती है तो, जब वस्तु विराम अवस्था से शून्यतापूर्वक क्या है, नीचे गिराई जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर ए की जो वैल्यू ली जाएगी वो हो जाएगी जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के रूप में ली जाएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो विस्थापन है इसके स्थान पर ले लिया जाएगा ऊंचाई को भी, कितनी ऊंचाई से उसे गिराया गया है। और देखो वस्तु विराम अवस्था से अगर गिरती है तो प्रारंभिक वेग क्या लिया जाता है, 0। तो ऐसी स्थिति के अंदर गति की समीकरणें कैसी बनेंगी वो देखो आप। अगर मैं ऐसी स्थिति के अंदर गति के समीकरणों की अगर मैं बातें करूं तो देखिएगा क्या बनेगा, a = g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, s = क्या होगा, h होगा, u = 0 होगा। तो देखो भाई पहली समीकरण ये है गति की, v = u + at। तो देखो यहाँ ये समीकरण का क्या रूप धलेगी, v = 0 + gt, यानी कि v मैं इसे कह दूंगा gt, ये लो। अब आप देखेंगे v = gt, और जो सेकंड जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह से, भाई वो क्या थी आपके पास, s = ut हाफ at²। भाई देखो इस पॉइंट को हम नॉर्मली बताते हैं कि विभिन्न स्थितियों में गति के समीकरण, उस टॉपिक को इन्होंने क्वेश्चन के रूप में डाल दिया कि मुक्त पतन के रूप में अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए गति की समीकरणें क्या होंगी, इनडायरेक्टली इस तरह से इसको कह दिया है। तो टॉपिक वही है लेकिन इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में इन्होंने दे दिया है, तो अपन तो इसको किसी भी तरीके से हो अपन इसे सोल्व कर ही रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ s के स्थान पर अब क्या लिख दिया जाएगा, h, ये 0 और ये t प्लस हाफ gt², यानी h = इक्वेशन हो गई है हाफ gt²। यहाँ एक चीज पे गौर कीजिएगा कि जो ऊंचाई h है वो समय के वर्ग के क्या आ रही है, समानुपाती, यानी h = t², यानी h और t में ग्राफ एक परवलय होगा क्योंकि इनकी घातों में फर्क है, इसकी घात 1 है, इसकी घात क्या है, 2 है, यानी कि h में और t में, जिसको अपन y के रूप में भी लिख सकते हैं विस्थापन को, तो वो ग्राफ कैसा होगा, परवलय के रूप में होगा। फिर देखिए तीसरी समीकरण की अगर बात करें तो वो क्या बनेगी, v² = u² + 2as होती है। तो देखिए v² 0 का स्क्वायर प्लस 2g, s की जगह क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ ये आ जाएगा v = √2gh। इनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फिर एक चौथी इक्वेशन nवें सेकंड की भी अपन यहाँ शामिल कर सकते हैं। याद करो वो अपन ने अभी ली थी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी d = u + हाफ a 2n-1। तो देखो यहाँ d की जगह लिखा आ जाएगा h, nवें सेकंड की ऊंचाई आ गई, u का मान हो जाएगा 0, हाफ a की जगह g हो जाएगा और 2-1। अब इक्वेशन हो जाएगी hn = हाफ g 2n-1, ये लीजिए। और अगर अपन ग्राफीय देखें इसका तो देखिएगा यहाँ अगर इस एक्सिस पर मैं टाइम को ले रहा हूँ और इस एक्सिस पर अगर मैं त्वरण को ले रहा हूँ तो देखिए किसी भी टाइम पर त्वरण का मान नियत होगा और वो किसके इक्वल होगा, गुरुत्वीय त्वरण के, यानी कि ग्राफ यूँ आएगा और यहाँ ये किसके इक्वल हो गया भाई, जी के इक्वल हो गया। एक तो ग्राफ ये आ गया। दूसरा अगर मैं वेग और समय के साथ का ग्राफ देखूँ तब देखिएगा, अगर इस एक्सिस पर मैं टी को ले रहा हूँ, इस अक्ष पर मैं वी को ले रहा हूँ, तो देखो v और t, यहाँ आप देखेंगे g तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वेग किसके समानुपाती है भाई, t के है। जैसे समय बढ़ेगा वेग का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी v समानुपाती क्या आ रहा है, t आ रहा है। क्लियर है। देखो अगर v समानुपाती t है तो इसका मतलब इनमें ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, समानुपाती। तीसरा आप क्या देख रहे हैं, h और अगर मैं t में ग्राफ देखूं तो यहाँ कैसा है, ये परवलय के रूप में होगा, यानी कि ये ग्राफ तो शो करेगा सरल रेखा को और ये ग्राफ शो बताएगा कि ग्राफ कैसा होगा, परवलयाकार, यानी कि पैराबोलिक वक्र को दर्शाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। अगर इस अक्ष पर मैं t को ले रहा हूँ और इधर अगर मैं h को ले रहा हूँ
तो ग्राफ आएगा परवलय के रूप में। इस तरह से अपन इसको क्या है, वक्र को शो करेंगे। तो देखो अपन ने तीनों वक्र देख लिए, तीनों चारों अपन ने कॉन्सेप्ट देख लिए, यानी एक अपन ने एक तरह से इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को अपन ने पढ़ लिया है। तो देखो अपन ने दो कॉन्सेप्ट जान लिए हैं, एक कॉन्सेप्ट गैलीलियो का नियम जान लिया, एक कॉन्सेप्ट अपन ने मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का जान लिया, एक कॉन्सेप्ट और जानेंगे प्रतिक्रिया काल का। उसे भी अपन क्वेश्चन के रूप में करेंगे जैसा बुक में दे रखा है। अपन चाहे तो थ्योरी के रूप में भी कर सकते हैं कि प्रतिक्रिया काल होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन के रूप में जो दे रखा है कि प्रतिक्रिया काल से क्या अभिप्राय है, और फिर उसमें एक आंकिक संख्या दे रखी है, उस क्वेश्चन को ये क्या करा रहे हैं, सोल्व करा रहे हैं, तो वो भी साथ साथ ही हो जाएगा। तो ये तो मैंने बुक का एग्जाम्पल नंबर देखो 3.5, मैंने एग्जाम्पल नंबर इसलिए लिखा क्योंकि अपन ने इसको एज ए टॉपिक के रूप में अपन ने पढ़ा है, इस वजह से मैंने लिख दिया कि बुक में ये एग्जाम्पल है। देखिए भाई क्या क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। अब जो अपन जानेंगे वो है एग्जाम्पल नंबर 3.8, अपनी ही बुक का एग्जाम्पल नंबर क्या है, 3.8 है। क्या क्वेश्चन दे रखा है उस एग्जाम्पल में, प्रतिक्रिया काल का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। पहले तो ये पूछ रहे हैं, प्रतिक्रिया काल का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। मैं इसको टॉपिक के रूप में भी लिख सकता था, कैसे कि प्रतिक्रिया काल हिंट डाल देता, फिर उसके एग्जाम्पल दे देता, उसकी डेफिनेशन दे करके, तो टॉपिक के रूप में भी पॉसिबल था। लेकिन जैसा बुक में दिया मैं वैसा कराने का इसको प्रयास कर रहा हूं। प्रतिक्रिया काल का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। एक व्यक्ति एक स्केल को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराता है। क्या है क्वेश्चन में आगे, एक व्यक्ति एक स्केल को, एक व्यक्ति एक स्केल को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराता है। एक व्यक्ति एक स्केल को ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या करता है, गिराता है, ये क्वेश्चन में दे रहे हैं। और एक अन्य व्यक्ति उसे पकड़ता है, और एक अन्य व्यक्ति उसे पकड़ता है। ये लो भाई, ये अपन को क्वेश्चन में दे रहा है, एक व्यक्ति एक स्केल को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराता है और एक अन्य व्यक्ति उसे पकड़ता है। स्केल को छोड़ने और दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ने के मध्य, स्केल को छोड़ने एवं दूसरे व्यक्ति द्वारा एक अन्य व्यक्ति उसे पकड़ता है। स्केल को छोड़ने एवं दूसरे व्यक्ति द्वारा स्केल को पकड़ने के मध्य अंतराल में स्केल को पकड़ने के मध्य अंतराल में स्केल, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा स्केल को छोड़ना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उस स्केल को पकड़ना, ये जो समय का गैप आया है उस ड्यूरेशन पीरियड के अंदर स्केल 21 सेंटीमीटर दूरी तय करता है।
में स्केल 21 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, के अंतराल में स्केल 21 सेंटीमीटर दूरी क्या करता है, ये तय करता है। दूसरे व्यक्ति का प्रतिक्रिया काल ज्ञात कीजिए। दूसरे व्यक्ति का प्रतिक्रिया काल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि ये दूरी उन्होंने दे दी है भाई, और स्केल को स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, इन्होंने छोड़ा है। तो देखिए, पहला पार्ट तो अपन दो पार्टों में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तो ये कि प्रतिक्रिया काल होता क्या है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करना है। दूसरा फिर इसमें एक आंकिक क्वेश्चन दिया गया है, उसे अपन को हल करना है। तो पहले प्रतिक्रिया काल होता क्या है, देखो, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति कोई वाहन चला रहा है, कार से या बाइक से जो भी है, उसके सामने कोई अन्य वस्तु आ गई या अन्य कोई व्यक्ति आ गया, तो वो तुरंत क्या करता है, उस ब्रेक को लगा रहा है। यानी कि उसके सामने किसी व्यक्ति को देखने और ब्रेक को लगाने के दौरान का जो समय था, वही समय क्या है, प्रतिक्रिया काल है, इंस्टेंट, यानी ब्रेक लगाने से पहले का। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि प्रतिक्रिया काल को अगर मैं परिभाषित करूँ तो कैसे परिभाषा दे सकता हूँ मैं, तो इसकी परिभाषा एक तरह से रिएक्शन टाइम या प्रतिक्रिया काल की डेफिनेशन ऐसे बन जाती है, किसी व्यक्ति को कोई घटना देखने, जैसे कि उसने उसको देखा सामने कि भी कोई व्यक्ति आ गया उसकी बाइक के सामने या उसके कार के सामने, यूँ कह सकता हूँ मैं, किसी व्यक्ति को कोई घटना देखने और उसके अनुरूप अनुक्रिया व्यक्त करने में लगा जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल को ही प्रतिक्रिया काल कहते हैं। यानी कि उस व्यक्ति को देखना और ब्रेक को लगाना, वो जो गैप आया है उस दौरान, वही समय क्या है, प्रतिक्रिया काल है। यहाँ अपन ने परिभाषा लिख ली, इसका एग्जाम्पल भी अपन यही लिख देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अपन ये लिख दें कि प्रतिक्रिया काल यानी कि रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम। देखो भाई, ये चारों एग्जाम्पल इतने बेस्ट क्वेश्चंस हैं, या यूँ कह सकते हैं टॉपिक्स हैं अपने आप में, इनको मिस करना मतलब अपना सब्जेक्ट पुअर करना है। इसलिए इन चारों को आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन में इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखिएगा, प्रतिक्रिया काल या रिएक्शन टाइम, पहले अपन इसको डिफाइन कर लें, परिभाषित कर लें कि ये होता क्या है। तो मैं इसको परिभाषित कर देता हूँ, किसी व्यक्ति को कोई घटना देखने, किसी व्यक्ति को कोई घटना देखने, किसी व्यक्ति को कोई घटना देखने और उसके अनुरूप और उसके अनुरूप, किसी व्यक्ति को कोई घटना देखने और उसके अनुरूप अनुक्रिया व्यक्त करने में, और उसके अनुरूप अनुक्रिया व्यक्त करने में, और उसके अनुरूप अनुक्रिया व्यक्त करने में लगे समय अंतराल को, लगे समय अंतराल को ही क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया काल कहते हैं। यही तो मैंने कहा, समय अंतराल को प्रतिक्रिया काल कहते हैं। को प्रतिक्रिया काल कहते हैं। ये लीजिए, ये इसकी आपके पास क्या आ गई है, डेफिनेशन आ गई है। यानी कि व्यक्ति को किसी घटना को देखने और उसके अनुरूप अनुक्रिया व्यक्त करने में लगे समय अंतराल को क्या कहते हैं, अपन प्रतिक्रिया काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, जैसे सड़क पर वाहन चलाते समय, जैसे
सड़क पर वाहन चलाते समय, क्या लिखा मैंने, जैसे सड़क पर वाहन चलाते समय, सड़क पर वाहन चलाते समय अचानक सामने किसी के आ जाने पर, चलाते समय अचानक किसी के सामने आ जाने पर, सड़क पर वाहन चलाते समय अचानक किसी के सामने आ जाने पर, ब्रेक लगाने से पूर्व, आ जाने पर, ब्रेक लगाने से पूर्व, आ जाने पर ब्रेक लगाने से पूर्व व्यक्ति को जो समय लगता है, ब्रेक लगाने से पूर्व व्यक्ति को, जो समय लगता है, व्यक्ति को जो समय लगता है उसी समय को क्या कहा जाता है, प्रतिक्रिया काल कहा जाता है। ब्रेक लगाने से पूर्व व्यक्ति को जो समय लगता है वही प्रतिक्रिया काल कहलाता है, या है, समय लगता है वही प्रतिक्रिया काल है। ये लो, ये अपन ने इसका एग्जाम्पल भी दे दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने कहा था प्रतिक्रिया काल से क्या अभिप्राय है। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं जो आंकिक प्रश्न के रूप में दिया हुआ है। तो देखो ये अपन ने पूरा कर लिया है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई एक स्केल को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ रहे हैं ऊपर से, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, u का मान 0 है, और कितनी हाइट से छोड़ा गया है, 21 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मान लो 21 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेता है, यानी 21 सेंटीमीटर मैंने उसको लिख दिया है, तो ये हो गया है 0.21 मीटर। और ये तो आप जानते हो, और g का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछा जा रहा है, प्रतिक्रिया काल यानी कि समय। तो जब भैया अगर ऊंचाई यानी कि दूरी और समय अगर दिया हुआ है तो गति की द्वितीय समीकरण काम आएगी, वो आपको पता है ही है, s = ut + ½ at²। तो s के स्थान पर h आ जाएगा, u की जगह 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक, a की जगह g और ये t का स्क्वायर, ये अपन वैसे भी निकाल चुके हैं समीकरण। तो देखो t = हो गया है √2h/g। ऊपर से नीचे आने में तय की गई दूरी को अपन ऊंचाई कहते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, 0.21, 9.8, भैया इसको अपन लगभग 10 मान लो, क्योंकि देखो क्योंकि ये 0.21 है, तो यानी कि पॉइंट ये तो लगभग 2 ही आ जाएगा, 0.1 t लगभग 10 अगर अपन लेते हैं तो, और अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आएगा 0.2 सेकेंड आ गया, 0.2 सेकेंड। ये लो, ये क्वेश्चन भी अपने पास सोल्व हो गया, जो कि अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर क्या था, 3.8 था। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपन आगे और बात करें। मैंने कहा था 4 है ऐसे जिनमें से अपन ने शायद 3 कर लिए हैं। कौन कौन से, गैलीलियो वाला कर लिया है, मुक्त पतन वाला भी कर लिया है, एक ये भी कर लिया है। कौन सा, प्रतिक्रिया काल का। एक दे रखा है आपके इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, यानी वाहनों की अवरोधन दूरी, ये होती क्या है, इसको भी अपन देखते हैं। ये अवरोधन दूरी वाला टॉपिक तो ऐसा है, जब पहले AIEEE की जो एग्जाम हुआ करती थी उसमें इसका क्वेश्चन 2 बार कंटिन्यू रिपीट हुआ है, 2 या 3 बार, सेम एक ही टाइप का, केवल संख्या चेंज करके। और नीट के एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, जबकि टॉपिक इजी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन के रूप में भी अपन इसे कर सकते हैं, और चलो क्वेश्चन के रूप में कर लें। क्वेश्चन के रूप में ऐसे कर लेते हैं कि अवरोधन दूरी से क्या तात्पर्य है, या किसे अपन कहते हैं, और इसका मान जो है ज्ञात कीजिए त्वरण के रूप में, और या यूँ कह सकते हैं त्वरण के साथ साथ
कि उसके प्रारंभिक वेग पर किस प्रकार ये मान निर्भर करेगा। तो देखो ये अपने पास है एग्जाम्पल नंबर, जो मैं बुक का मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ वो है एग्जाम्पल नंबर 3.5 हो चुका था, 3.8 हो गया, 3.7 शायद कुछ है, लेकिन अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। चलो इसे क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन के रूप में कह देता हूँ कि वाहनों की अवरोधन दूरी क्या है, इसका व्यंजक प्रारंभिक वेग और त्वरण के रूप में प्राप्त कीजिए। देखो वाहनों की अवरोधन दूरी क्या है, इसका व्यंजक यानी कि सूत्र इसका व्यंजक वाहन की प्रारंभिक चाल, इसका व्यंजक वाहन की प्रारंभिक चाल व वाहन के त्वरण के रूप में प्राप्त कीजिए। ये लीजिए, देखिएगा वाहनों की अवरोधन दूरी क्या है। तो सबसे पहले तो अपन ये लिखें वाहनों की अवरोधन दूरी देखो भाई प्रतिक्रिया काल तो अपन ने लिख लिया है। ध्यान रखना प्रतिक्रिया काल के अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि प्रतिक्रिया काल परिस्थितियों की जटिलता और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। जैसे कि ब्रेक लगाना था तो क्या कहा कि अगर कोई पूछे कि प्रतिक्रिया काल किस पर निर्भर करता है तो व्यक्ति विशेष पर और परिस्थितियों की जटिलता पर प्रतिक्रिया काल क्या करता है, निर्भर करता है। अब पहले अपन इसे जान लें, वाहनों की अवरोधन दूरी यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। अब देखो वाहनों की अवरोधन दूरी होती क्या है। अगर वाहनों की अवरोधन दूरी की बात करें तो वाहन के ब्रेक लगाते ही वाहन एकदम इंस्टेंट रुकता नहीं है। ब्रेक लगाने के बाद भी वाहन कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद रुकता है। यानी कि ब्रेक लगाने और वाहन के रुकने, ब्रेक के लगाने और वाहन के रुकने के लिए जो समय अंतराल है उस अंतराल को ही अपन क्या कहते हैं, स्टॉपिंग। उसमें जो जितनी दूरी तय कर लेगा उसे कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस कहेंगे वाहन की, यानी अवरोधन दूरी। यानी ब्रेक लगाने के बाद वाहन कितनी दूरी तय करके रुक जाता है वही दूरी कहलाती है वाहन की अवरोधन दूरी। तो देखो वाहनों की अवरोधन दूरी यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल हुई क्या डेफिनेशन, सिंपल परिभाषा, ब्रेक लगाने के क्षण, यूं कह सकता हूं मैं, ब्रेक लगाने के क्षण यानी कि ब्रेक लगाने के समय, ब्रेक लगाने के क्षण तथा वाहन के रुकने से पूर्व, तथा वाहन के रुकने से पूर्व, ब्रेक लगाने के क्षण तथा वाहन के रुकने से पूर्व वाहन द्वारा तय की गई दूरी, पूर्व वाहन द्वारा तय की गई दूरी वाहन की अवरोधन दूरी कहलाती है। ये लीजिए
ब्रेक लगाने के क्षण तथा वाहन के रुकने से पूर्व वाहन द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वाहन की अवरोधन दूरी कहलाती है। अब देखिए अपन इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। यहाँ समय का जिक्र नहीं है, मतलब दूरी और वेग से संबंध है। तो देखिए यदि किसी वाहन का प्रारंभिक वेग u वे त्वरण स्मॉल a तथा अंतिम वेग v हो तो, अगर अंतिम वेग कैसा हो? v हो तो देखिए गति की तृतीय समीकरण से क्या समीकरण आएगी? तो गति की तृतीय समीकरण से क्या समीकरण थी? गति की तृतीय v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति की तृतीय समीकरण है। अब देखिएगा ब्रेक लगाने के बाद वाहन क्या हो रहा है? रुक रहा है। तो ब्रेक लगाने के क्षण और वाहन के रुकने से पूर्व वाहन द्वारा तय की गई दूरी वाहन की क्या कहलाती है? अवरोधन दूरी कहलाती है। अब देखिए भाई ब्रेक लगाएंगे तो बाद में वाहन रुकेगा, तो वाहन के रुकने का तात्पर्य है कि अंतिम वेग क्या हो जाए? उसका शून्य हो जाए। अंतिम वेग को क्या लेंगे अपन? उसका शून्य लेंगे। तो देखो वाहन के रुकने पर v इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इसलिए 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखने की है भाई, जब वाहन रुक रहा है इसका मतलब धीरे धीरे उसका वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वेग कम हो रहा है यानी कि त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। यानी कि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा -2as, ये वो दूरी हो गई। यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि v 0 एवं वाहन मंदित, यानी मंदित होते हुए वाहन क्या होगा? रुकेगा। अर्थात त्वरण का मान कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। अब आप पक्षांतरण कर लीजिए। 2as इज इक्वल टू यू का स्क्वायर या s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये लो भाई। और इससे ये जो अपने पास फॉर्मूला आ गया है, इससे आप देखिएगा क्या रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। इससे रिजल्ट ये आ रहा है कि त्वरण को अगर नियत लेते हैं तो s इज प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर आ रहा है। ये आपको स्पेशल ही याद रखना है। यानी वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी है, यानी कि अवरोधन जो दूरी है, उसके प्रारंभिक वेग के वर्ग के क्या है? समानुपाती है। अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना। चलो इसे हल करके देख लें। यदि प्रारंभिक वेग चलो इसे ऐसे कर दें। अगर जब भी ऐसे समानुपाती रूप में आता है तो आप इसे यूं भी कर सकते हैं ना, s डैश अपॉन में s इज इक्वल टू यू डैश अपॉन में u और इसका स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ छोटा सा, जो कि AI वगैरह एग्जाम में भी आया हुआ है और अपनी बुक में भी इसको लिख रखा है, लैंग्वेज के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ है। कि अगर मैं ये कह दूं कि देखो यदि वाहन का प्रारंभिक वेग दुगना कर दिया जाए तो अगर दुगना कर दिया जाए, देखिएगा s डैश अपॉन में s, u डैश का मान क्या हो गया है? 2u, और ये u है ये, और यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है, u से u कैंसिल, यानी कि s डैश अपॉन में s इज इक्वल टू 4। तो आप कह सकते हो s डैश इज इक्वल टू 4s। तो क्या कहा कि यदि वाहन का प्रारंभिक वेग दुगना कर दिया जाए तो
तो अवरोधन दूरी 4 गुना हो जाएगी। ये लो भाई, 4 गुना ज़्यादा दूरी पर जाकर के वाहन रुकेगा। अगर इसी में ये कह दिया जाए कि अगर 3 गुना कर दी जाए, तो अगर चाल उसकी 3 गुनी कर दी जाएगी तो अवरोधन दूरी कितनी हो जाएगी? 9 गुनी, क्योंकि आप उसका स्क्वायर कर दीजिए सीधा। और अगर 4 गुनी हो जाए तो 16 गुनी, इस तरह से। और अगर 5 गुनी कर दी जाए तो 25 गुनी हो जाएगी अवरोधन दूरी। यहाँ अपन ने 4 क्वेश्चन, 4 कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिए हैं एक तरह से। अब इसके और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अपन देखें। उससे पहले एक टॉपिक है इसमें, वो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है गति के समीकरण के बाद, वो है सापेक्ष वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। उसको अपन पूरा कर लेंगे, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। एक सिंपल सा टॉपिक है आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन सोल्व करेंगे।